Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. दिख रहा है आज बोर्ड चेंज हुआ है एक दिन के लिए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. ओके, होमवर्क कर लिया? मैंने 2 बार होमवर्क किया था, दोनों होमवर्क हो गए? Yes, sir. तो डाउट बोलो। Yes, sir. पहले मैं फर्स्ट वाला ओपन करूँ ना? सर ग्रुप पे वो पीडीएफ एक बार पिन करवा दो ना। पीडीएफ कौन सा? पीडीएफ है, सॉरी सर, फोटो। एक बार और भेजो ऐसा? एक बार और भेजो, ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर। कौन से BA1 में? हाँ सर, BA1। ओके, भेज दे। चलो बोलो क्या क्या डाउट है? सर 1 2 ये इसका बोल रहे हो ना, एक्सरसाइज 2 का? सर जो फर्स्ट वाला फोटो भेजा है ना आपने उसका 1 2 देन Sir, 10. फिफ्थ Sir, 5th, 7th और देन सर 9th 5 लिख दिया, देख के बोलो। Sir, 7th, 7 देन 9 9 मुझे लग रहा है तुम पूरी एक्सरसाइज बोलने वाले हो। जो इजी होगा वो मैं नहीं बताऊंगा। और बोलो। और इसके बाद A7 कौन सा है? उसके नेक्स्ट वाला फोटो ओके, A7 A5 तक ही इसमें तो। पहले ये वाला पूरा नहीं, कर सर। दो। A सेक्शन A और सेक्शन B तक बोलो। सेक्शन C भी है। फर्स्ट वाले होमवर्क में हो गया? फर्स्ट वाले होमवर्क में हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 is figure shows the position of a particle moving on the x axis as a function of time. ठीक है, ये एक फिगर है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये कुछ इस तरह का। इसमें क्या पूछा है? ऑप्शन वाइज हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप होता है वेलोसिटी, है ना। तो कहां पर स्लोप 0 है वहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी और वहां पर पार्टिकल रेस्ट पर होगा। तो देखो, एक तो यहां पर 0 1 2 3 4 5 एंड फिर लास्ट में ऐसे ये 6। तो 6 बार इसका स्लोप 0 है, मतलब 6 बार ये रेस्ट पर आया है इसके पूरे मोशन। समझ में आया? सो ये ऑप्शन सही है। देन द मैक्सिमम स्पीड इज एट t equal to 6 सेकंड। t equal to 6 सेकंड पर तो रेस्ट पर है वो, स्पीड 0 उसकी। गलत ऑप्शन है। स्लोप 0 है ना t equal to 6 पर। तो द वेलोसिटी रिमेंस पॉजिटिव फॉर t equal to 0 to t equal to 6, ये भी गलत है। देखो यहाँ पर नेगेटिव है, जहां पर स्लोप नेगेटिव वहां पे वेलोसिटी नेगेटिव, जहां पर स्लोप पॉजिटिव वहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव।
तो बार-बार स्लोप पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टोटल पीरियड शो इन नेगेटिव। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो देखो यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव तो गया ही नहीं। सो एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी, ठीक है। सो ये भी गलत है, तो ऑप्शन 1 आएगा इसका। समझ में आया? आगे बढ़ूं? हाँ सर। Then question number 2. A car starts from rest and has an acceleration a equal to t. Acceleration टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इक्वेशंस एक सेकंड ये लाइट में बंद कर दो। अब दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Acceleration, a car start from rest, मतलब t equal to 0 पर u 0 है। स्टार्ट t equal to 0 पे u 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और उसका एक्सेलरेशन t है। मुझे बताओ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? जल्दी से बोलो। नॉन यूनिफॉर्म है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लग सकती। ए ट्रक, ये तो कार की, ये कार का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और a इक्वल टू t है। ऐसे एक ट्रक भी, ट्रक का क्या बोल रहा है? ए ट्रक इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, ये ट्रक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग से, ठीक है। तो फिर आगे क्या बोल रहा है, कहां गया क्वेश्चन? एट व्हाट डिस्टेंस विल द कार ओवरटेक द ट्रक। तो देखो दोनों एक ही जगह से शुरू हुए, ट्रक और कार, बट स्टार्टिंग में ट्रक की स्पीड ज्यादा थी, कार की तो 0 थी। तो शुरू में कौन आगे बढ़ जाएगा? शुरू में कौन आगे बढ़ जाएगा? ट्रक आगे बढ़ जाएगा। बट क्योंकि कार का एक्सेलरेशन भी है तो कार अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, तो कभी ना कभी तो कार आगे निकल जाएगी। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है? एट व्हाट डिस्टेंस विल कार ओवरटेक द ट्रक। तो कितनी डिस्टेंस के बाद कार ओवरटेक करेगा ट्रक को, ठीक है, ये बताना है। सो मान लेते हैं t टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद कार ने ओवरटेक को ट्रक किया, तो t टाइम में ट्रक कितना चलेगा? 60. ये तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो ट्रक तो चलेगा 60, ट्रक तो 6 से चल रहा है, तो t टाइम में चलेगा 6 into t, है ना? और उतना ही ये कार भी चलेगी। तो मान लो कार ने चला x, तो हम क्या बोल सकते हैं? x = 60 होगा। दिख रहा है ना यहाँ पर? क्योंकि जब भी कार ट्रक को ओवरटेक करेगी दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? Yes. यहाँ तक दिख रहा है ना जो मैंने लिखा है x = 60, ठीक है। अब देखो, सो अब इसका तो सिंपल हमने निकाल लिया 60, कार का x निकालना है। तो कार का x कैसे निकालेंगे? हमें कार का एक्सेलरेशन पता है, और जब भी हम एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है? टाइम का। तो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं? dv/dt और v dv/ds। बताओ कौन सा यूज करें? इससे आगे बढ़ने के लिए कौन सा? टाइम का फंक्शन है ना, टाइम का फंक्शन तो dv/dt करेंगे। इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम इस वाले फॉर्मूले में आ रहा है ना? समझ में आया? Yes, sir. तो a को लिखेंगे dv/dt, ठीक है। सो a को लिखेंगे dv/dt is equal to t, तो dv is equal to हो जाएगा t dt। dv ये dt इधर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो v आएगा। देखो फिर से रिवाइज करवाता हूं, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो v आता है, v को डिफरेंशिएट करते हैं तो a आता है।
अब इसका उल्टा करो, a को इंटीग्रेट करते हैं तो b आता है और b को इंटीग्रेट करते हैं तो s आता है। समझ में आया? Yes, अब sir. देखो, तो मैं a को इंटीग्रेट करूंगा तो b आएगा, देखो इंटीग्रेट करो तो b मिलेगा। यहाँ पे टाइम 0 से, मान लो t टाइम बाद क्रॉस किया तो 0 से t तक, जब टाइम 0 था तब कार की स्पीड थी 0, मान लो फाइनली हो गई t, तो dv का इंटीग्रेशन b आएगा और इधर आ जाएगा t²/2। समझ में आया? अब v is also function of time t, so v को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको एक बार हम इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, एक बार डायरेक्ट भी बोल सकते हैं t²/2 का इंटीग्रेशन होगा t³/6। समझ में आया? तो x हो जाएगा t³/6, बट एक बार लिख लेते हैं, तो v को क्या लिख दूंगा मैं? dx/dt। ठीक है, v को लिख दूंगा dx/dt t²/2, तो dx क्या हो जाएगा? t²/2 dt। ठीक है, t²/2 dt हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करो तो dx, अब यहाँ पे भी लिमिट लगेगी t की 0 से लेके t तक, और कार 0 से लेके t तक कितना चली? x। समझ में आ रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से। तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इसका क्या हो जाएगा? 1/2 और t स्क्वायर का होता है t³/3, तो t³/6 हो जाएगा। तो x आ गया t³/6 और हमें पता है x 60 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखो t³/6 60। एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा तो t² 36 आएगा, तो t आएगा 6 सेकंड। तो हमसे ये, हमें ये तो मिल गया कि 6 सेकंड में ओवरटेक कर लेगी, हमें ये तो मिल गया कि 6 सेकंड में ओवरटेक कर लेगी। समझ में आया? अब 6 सेकंड में कितना चलेगी? इसमें पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, तो 6 सेकंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x 60, तो 6 * 6 36 मीटर। 36 meters. 36 आया समझ में? यस सर, यस सर। क्लास के बाद खुद से ट्राई करना है वाला क्वेश्चन। सर आज सारे क्वेश्चन डिस्कस करोगे ना? यस। लिख लिया? लिख लिया क्या? नहीं सर, रुको। अभी मैंने फर्स्ट होमवर्क के क्वेश्चन लिखे हैं इसमें, ठीक है? नेक्स्ट वाले के बाद में बताना, ये होने के बाद। अब तो लिख लिया होगा? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5। सर
क्वेश्चन नंबर 3 में भी डाउट है। थर्ड में भी डाउट है। थर्ड थर्ड between two stations a train accelerates uniformly at first। देखो शुरू में तो ट्रेन एक्सेलरेट होती है यूनिफॉर्मली, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाते हुए चलती है, देन मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद कुछ देर तक स्पीड बढ़ाती है, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलती है। जनरली ऐसा ही होता है ना ट्रेन में, ट्रेन रेस से स्टार्ट होती है, फिर अपनी एक्सेलरेशन के साथ स्पीड को बढ़ाती है, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है, ठीक है, एंड फाइनली रिटार्ड्स, फिर फाइनली वो स्पीड कम करती है यूनिफॉर्मली टू कम टू रेस्ट, रेस्ट पर आने के लिए। If the ratio of time taken are 1:8:1, मतलब 1:8:1 के रेशियो में उसने ये काम किया है टाइम के रेशियो में, एंड द ग्रेटेस्ट स्पीड भी आपको गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड, तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। हाईएस्ट स्पीड है 60, बट एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक्सेलरेशन हो, रिटार्डेशन हो, ये सब ग्राफ से किया करो। तो इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनाऊंगा इसका। देखो कुछ टाइम तक तो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, कुछ टाइम तक तो स्पीड बढ़ रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, कुछ टाइम तक तो स्पीड बढ़ रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो कैसा ग्राफ आएगा? लाइन ऐसा आएगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इसका स्लोप भी एक्सेलरेशन होता है, वो भी यूनिफॉर्म होगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. उसके बाद मैक्सिमम स्पीड होने के बाद, मैक्सिमम स्पीड कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। ये कार कांस्टेंट स्पीड से चलती है। उसके बाद यूनिफॉर्मली रिटार्ड होती है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब स्लोप नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो स्पीड फिर से क्या हो जाती है? रेस्ट पर आ जाती है, मतलब स्पीड जीरो हो जाती है। ऐसा ग्राफ है। समझ में आया ग्राफ? मैंने बोला था ना ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ये ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब देखो इस एक्सिस में टाइम है, तो टाइम का रेशियो भी गिवन है हमें 1:8:1। तो मान लो यहां तक t टाइम लगा, तो इसमें 80 और इसमें t, शुरू में t टाइम तक, फिर 80 टाइम तक, फिर t टाइम तक। समझ में आया? 1:8:1। अब देखो इस ग्राफ का एरिया क्या होता है? डिस्टेंस। तो एरिया निकाल लो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल टाइम भी पता है, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालो। एरिया क्या आएगा? हाफ इनटू टी, ये पहले मैं इस ट्रायंगल का निकाल रहा हूं, हाफ इनटू टी इनटू 60, ये 60 है हाइट इसकी, देन प्लस अब इस रेक्टेंगल का निकालूंगा, रेक्टेंगल का बेस है 80 इनटू हाइट है 60, प्लस अब अगेन इस ट्रायंगल का उतना ही एरिया आएगा, हाफ इनटू टी इनटू 60, तो कितना एरिया आया? ये तो हो गया 480, ये हो गया 540, ये 30, तो 540 टी आया। टोटल टाइम कितना है? 8 + 1 + 1 10 टी। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस इसका एरिया के इक्वल, तो 540 टी अपॉन टोटल टाइम कितना है? 10 टी, टी से टी कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आया? 54 किलोमीटर पर आवर। आया क्या समझ में? यस सर। ये क्वेश्चन अब चाहो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के भी कर सकते थे, बट उसमें टाइम लगता, ठीक है, ये स्मार्ट मेथड है, लिख लो। सर ये चैप्टर एग्जाम में आएगा क्या? आएगा। तो जिधर तक आप सिखाओगे उधर तक ही ना? हो गया ना ये चैप्टर, तो पूरा प्रोजेक्टाइल चल रहा है। सर नहीं, प्रोजेक्टाइल का भी? नहीं, प्रोजेक्टाइल ही है।
लिख लिया? Yes, sir. Sir, wait. Done, sir. डन? सबका लिख लिया? हटा दो? Then question number 5. Two balls are dropped from different height. One ball is dropped 2 seconds after the other, but they both strike the ground at the same time. 3 seconds after the first one is dropped. देखो, दो बॉलें अलग अलग हाइट से ड्रॉप किया हुआ है ना? So one ball is dropped 2 seconds after the other, but they both strike the ground at the same time. देखो, एक बॉल को यहाँ से स्ट्राइक ड्रॉप किया और एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया. इसको t = 0 पर ड्रॉप किया, इसको t = 2 पर ड्रॉप किया. 2 सेकंड बाद किया तो क्या लिखूंगा? t = 2 है ना? Yes, sir. So but they both strike the ground at the same time. 3 seconds after the first ball. जब इसको ड्रॉप किया इसके 3 सेकंड बाद, मतलब t = 3 पर ये बॉल भी इस पर टकराई और ये भी t = 3 पर ये भी इस पे टकराई सेम टाइम पे. तो मुझे बताओ इसका टाइम ऑफ जर्नी तो 3 सेकंड है, इसका कितना है? 1 सेकंड. Done. 1 second. क्योंकि 2 पे ड्रॉप किया था, 3 पे आ गया नीचे. क्वेश्चन की थ्योरी अच्छे से पढ़ के डायग्राम बनाया करो. डायग्राम बना लिया इसके बाद इजी क्वेश्चन. अब क्या पूछा है? द डिफरेंस इन हाइट एट व्हिच दे वर ड्रॉप्ड. अब तो क्या सिंपल क्वेश्चन है. इसकी हाइट निकाल लो. इसकी मान लो h1 है, इसकी h2 है, तो h1 हो जाएगा हाफ, क्योंकि ut तो 0, u तो 0 है, हाफ g t1 स्क्वायर और h2 हो जाएगा हाफ g t2 स्क्वायर. तो t1 यहां पर पुट कर दो 3, इसका टाइम 3 सेकंड है. t2 यहां पर पुट कर दो 1, निकाल लो. समझ में आया? लिख लो. Yes, sir. सर H1 45. 3 into 3 9, 9 into 10 90 और 2 सेकंड वाला 5 मीटर, और ये 5 तो 40 मीटर का है. 40 मीटर आ रहा है. 39.8 लेना है तो 39.2 आएगा. 39.2. हाँ सर, फोर्थ ऑप्शन है राइट. तो तुम तो हमेशा G10 लिया करो क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर होते हैं जनरली. ठीक है? चलो लिख लिया होगा. इसमें क्या है, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए. हटा दो. थोड़ा अब तुम भी थोड़ा सा चीजों को फास्ट करने लगो, है ना? वाला भी बताओ. क्या बोल रहे हो? वॉइस नहीं आई मुझे. 8 वाला भी बताओ सर. 8 वाला. 8 juggler keeps on moving 4 balls in air continuously. juggler होता है ना, वो ऐसे जल्दी जल्दी बॉल फेंकता है. ठीक है? तो कितनी बॉल्स है उसके पास? 4 बॉल्स को कंटिन्यूअसली फेंक रहा है ना? इसके बाद क्या है?
in air continuously such that each ball attains 20 meter height. Every ball कितना ऊपर जा रही है? 20 मीटर. समझ में आया? मतलब कोई भी बॉल जब वो थ्रो कर रहा है ऊपर तो वो 20 मीटर तक जा रही है. उसकी हाइट कितनी जा रही है? 20 मीटर. तो h हमें पता है h इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर बाय 2g. तो ये u कितना होगा? यहाँ पे पुट करो 20 इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g मतलब 20. तो u कितना आएगा? मतलब कितने से फेंक रहा होगा? एवरी बॉल वो कितने से फेंक रहा होगा? ये निकालना पड़ेगा 20 से. कितने से फेंक रहा होगा? 20 मीटर पर सेकंड. 20 20 मीटर पर सेकंड. फिर क्या बोल रहा है? When the first ball leaves his hand, जब पहली बॉल लीव उसके हाथ से छूटती है. When the first ball leaves his hand, the position of other balls will be. तो बाकी सब बॉल कहाँ होगी? जैसे मान लो ये पहली बॉल है, दूसरी बॉल मान लो यहाँ है, तीसरी बॉल यहाँ होगी और चौथी बॉल यहाँ. ऐसे ही ये पहली बॉल जब जाएगी, दूसरी यहाँ होगी, तीसरी यहाँ होगी, चौथी यहाँ होगी. तो हमें सबकी पोजीशन बतानी है. अब देखो 20 से एवरी बॉल वो फेंक रहा है. तो जब भी वो एक पहली बॉल फेंकेगा वो कितनी देर बाद वापस आएगी उसके हाथ? 4 seconds. 4 सेकंड 4 बाद. seconds. इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u by g. 2u by g. 2 into 20 by 10. 4 सेकंड. कितने सेकंड बाद आ जाएगी? 4 सेकंड बाद. ठीक है. सो अब मुझे बताओ उसके पास टोटल एक बॉल को फेंकने के बाद उसके बाद टोटल 4 सेकंड है और टोटल 4 बॉल्स है. तो एवरी 1 सेकंड में एक बॉल फेंकेगा. यस सर. Yes sir. तभी उसका रोटेशन बनेगा. एवरी 1 सेकंड में वो एक बॉल फेंकेगा तो 4 सेकंड में चारों बॉल का काम हो जाएगा. तो मुझे बताओ अगर t इक्वल टू 0 पर ये वाली बॉल है तो t इक्वल टू 1 पर ये वाली होगी, t इक्वल टू 2 पर ये वाली होगी, t इक्वल टू 3 पर ये वाली होगी. होगी कि नहीं होगी? हाँ सर. यस Yes सर. sir. हाँ. तो इसकी पोजीशन तो अभी यहीं पर ही है. हमें इन तीनों की बतानी. समझ में आया? तो ये तो टॉप पर है. यस सर. 2 सेकंड में टॉप पर आ जाएगी ना. तो इसकी पोजीशन हाँ. है 20 मीटर. अब इन दोनों की 20 मीटर. पोजीशन सेम होगी 1 और 3 पे. मैंने बताया था ना. यस जाते सर. हो तो Yes, आते हो sir. सेम पोजीशन होगी 1 और 3. तो निकाल लो किसी की. 3 शायद. इसकी निकाल लो. तो t इक्वल टू 1 हाँ. पर पोजीशन निकालो. फॉर्मूला लगेगा h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. Minus half gt square. 15 मीटर आ रहे हैं. हां तो 20 into 1 minus 5 into 1 into 1 तो कितना आया? तो इसकी पोजीशन भी 15 मीटर, इसकी भी 15 मीटर. 15 मीटर. समझ में आया? तो आंसर Yes, आएगा sir. 15 20 15. ठीक है. हाँ सर समझा. बट सर एक अगर एक चीज देखे तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल होगा ना. प्रोजेक्टाइल क्यों होगा? ऐसे ही तो फेंकते हैं. ऐसे थोड़ा ना फेंकते हैं. प्रोजेक्टाइल तो हमारे हाथ में कभी आता ही नहीं. प्रोजेक्टाइल ऐसा मोशन है जो हम फेंकेंगे हम उसको कैच नहीं कर सकते. मतलब यहीं पे खड़े होके कैच नहीं कर सकते. आगे गिरेगा वो. प्रोजेक्टाइल तो ऐसे गिरता है ना. हाँ. ओके. ठीक है. तो उसको सर कैच पर नहीं कर वो सकते. जगलर को सर कैच सुनो करता ना. है. हाँ. पर वो एक हाथ से फेंक के दूसरे हाथ में कैच कर सकता है ना सर. तो थोड़ा दूर. उसको नियरली. अब ऐसा थोड़ा ना है कि हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो यहीं की यहीं गिरती है. उसको नियरली हम वही मानते हैं. यहाँ के यहाँ गिरेगी तो भी यहीं वही मानेंगे. अप्रोक्सीमेशन. ठीक है. ओके सर. हटा दो. हटा दो. Yes. एक सेकंड.
लिख लिया। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। सर 9 भी है। 9 भी 7 तो हो गया ना, 7 भी है, 7 भी देखो। 2 balls, एक सेकेंड, two balls are dropped from the same point after an interval of 1 second. एक ही पॉइंट से 2 बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। सेम हाइट तो मैं दो सेम हाइट की बिल्डिंग बना देता हूं। सो इसको t इक्वल टू 0 पर ड्रॉप किया है, इसको t इक्वल टू 1 सेकंड पर ड्रॉप किया है। 1 सेकंड का इंटरवल है दोनों के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करो। If acceleration due to gravity is 10, okay, what will be the separation 3 second after the release of first ball? ये सिंपल क्वेश्चन है यार। फर्स्ट बॉल के 3 सेकंड के बाद इसका t इक्वल टू 3 पर ये यहां आ गई मान लो, और t इक्वल टू 3 पर ये यहां आई, तो हमें सेपरेशन बताना है। मतलब इसका ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो h1 और इसका ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो h2 और h1 माइनस h2 बताना है। तो h1 कैसे निकालेंगे? हाफ g t1 स्क्वायर। तो ये तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3, इसका t1 कितना आएगा? 3 सेकंड। t1 की वैल्यू क्या पुट करोगे? और h2 हाफ g t2 स्क्वायर। t2 कितना पुट करोगे बताओ? इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने में टाइम कितना है? 2 सेकंड। 1 पे ड्रॉप किया, 3 पे निकालना है। समझ में आया? यस। ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे तो छोड़ मत देना, ठीक है। हुआ? हटा दो क्या? Yes, sir. सर 25 मीटर का गैप रहेगा ना दोनों में? निकाल लो अब यार, कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। A particle moves with constant speed v, ये तो क्लास में करवाया मैंने, क्लास में करवाया था ना ये रेगुलर हेक्सागन वाला क्वेश्चन। A से C तक की A B C D E F क्लास के क्वेश्चन भी तुम नहीं कर पाते हो यार, कैसे करते हो? यहाँ A से C तक का एवरेज स्पीड पूछा है, कैसे किया था हमने? A से C तक का डिस्प्लेसमेंट आया था √3, ये मान लो साइड है A, तो क्या आया था? √3 आया था ना। यस यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट √3 आया था, और टाइम लगेगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन 2a by v। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब √3 by a अपॉन 2a by v। a से a चला गया तो क्या आएगा? √3 by 2v। क्लास में करवाया क्वेश्चन। हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। A ball is dropped from a height of 20 meter and rebounds it with a velocity which is 3/4 of the velocity with which it hits the ground. What is the time interval between the first and second bounce? देखो सर, 20 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ ये कितने से टकराएगा? फॉर्मूला क्या होता है? v = √2gh। किसी भी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो कितने से टकराता है? सब फॉर्मूला याद है ना? Yes, sir. तो √2 × 10 × 20
तो √400 तो कितने से टकराया 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड से टकराया। अब ये बोल रहे हैं कि ये बाउंस जब कोई भी चीज टकराती है तो वापस से ऊपर भी जाती है, तो ये कितने से बाउंस बैक हुआ 3/4 से। 3/4 तो 3/4 ऑफ 20 कितना आएगा 15 मीटर पर सेकंड। 15 15 मीटर। तो 15 मीटर पर सेकंड से ये बाउंस बैक हुआ। हमसे पूछा फर्स्ट बार जब ये टकराया उसके बाद सेकंड बाउंस के टाइम इंटरवल कितना है। तो अब ये तो फर्स्ट बाउंस के बाद तो 15 से ऊपर गया, तो सेकंड जब वापस आएगा तो कितनी देर बाद आएगा बताओ 2u/g 3 सेकंड। yes sir फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 3 सारे। seconds great तो 2 job into 15/10 3 सेकंड में आ 3 जाएगा। तो 3 सेकंड से वापस आएगा। फर्स्ट बाउंस के बाद 3 सेकंड में फिर से आ जाएगा। ठीक है हाँ सर। okay Yes, sir. देख लो। देख लिया। और कोई डाउट है क्या इसमें इसके बाद 15th क्या 15th 15 के बाद एक बार में बोलो जो भी है। सर बस है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 A truck traveling due to north at 20 meter per second turns east and travel at the same speed. The change in velocity ये क्वेश्चन भी क्लास में करवाया। चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर दिया था मैंने 10 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी आएगा 10√2 इसमें आएगा 20√2। क्लास का क्वेश्चन देखो फिर कर लो उसको। ठीक है okay हाँ sir सर 20√2 आएगा कि 3 आएगा 20√2 आएगा। ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हो गया क्या एयर रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है तो पूछा क्यों नहीं फिर। जो अच्छे क्वेश्चन है सर वो नहीं पूछा। आप देखो एक क्वेश्चन नंबर 14 इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर C1 भी अच्छा क्वेश्चन है तुमने पूछा नहीं शायद हो सकता है कर लिया हो तो बहुत बढ़िया बात है। चलो पहले 14 बताता हूं। The particle is thrown upwards from ground ये एयर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है ध्यान से समझना। ठीक है इस क्वेश्चन को मैंने नोट्स में नहीं करवाया क्योंकि एक्सरसाइज में है इसलिए अब करा रहा हूं। ठीक है a particle is thrown upwards from ground experiences a constant air resistance which can produce a retardation of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एयर मुझे ये बताओ एयर का रेजिस्टेंस हमेशा किधर लगना चाहिए मोशन के अपोजिट लगेगा। मैं इधर जाऊंगा तो उधर लगेगा अपोजिट और उधर जाऊंगा तो इधर लगेगा। ऊपर हाँ जाऊंगा तो सर। नीचे लगेगा नीचे जाऊंगा तो ऊपर लगेगा। मोशन के अपोजिट लगता है रेजिस्टेंस हमेशा। समझ में आया Yes, यस sir. सर। कितना लग रहा है Yes, एयर रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस है हमेशा। रेजिस्टेंस मतलब रोकने वाली चीज ये हमेशा उल्टी तरफ लगती है 2 का लग रहा है। ठीक है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ये लिखा भी है क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ ascent टू द टाइम ऑफ descent। अब देखो जनरली हमें क्या पता है कि 1:1 होता है जितनी देर ऊपर जाने में लगती है जितनी देर नीचे आने में लगती है बट इसमें ऐसा नहीं होगा। एयर रेजिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है व्यू पर जाओ बात करने की आवाज आ रही है। जैसे मान लो मैंने इसको u की स्पीड से ऊपर थ्रो किया ठीक है तो कितनी ऊपर तक जाता है ये u² पे g तक 2g तक।
कितने ऊपर तक जाता है? यस सर बोलो ना यूज, बट इसमें U हमने square माना डिस्टेंस नहीं माना है। जब ये ऊपर जाता है तो g नीचे लगता है और एक +2, g तो 10 है और एक +2 भी नीचे लग रहा है। यस तो नेट कितना लग रहा है नीचे? g +2, तो यहाँ पे क्या 12 आएगा? ब्रैकेट हाँ, में g G प्लस +2 मतलब 12 आ जाएगा। u स्क्वायर बाई 12 into 2 24 कितना ऊपर जाएगा? सबसे पहले तो ये मैंने इसकी मैक्सिमम हाइट निकाली, कितना ऊपर जाएगा? u स्क्वायर अपॉन 24। वैसे u स्क्वायर बाई 20 जाता है, बट इसमें u स्क्वायर बाई 24 थोड़ा कम जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर Yes, sir. अब देखो टाइम बताओ, टाइम क्या होता है ऊपर जाने का? u बाई g। इस केस में क्या होगा? u बाई g +2। 2 एवरी सेकंड 12 से कम हो रही है ना कि 10 से कम हो रही है? 12 12. कम हो रही है। तो क्या आएगा? ऊपर जाने का टाइम क्या लगेगा? u बाई 12। ये टाइम ऑफ असेंट है, t1 बोल देते हैं इसको। ऊपर जाने का टाइम u बाई 12। समझ में आया? यस सर Yes, sir. अब हमें टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। तो देखो h हाइट से जब अब यहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अब 0 से ये नीचे आएगा, ये ऊपर गया और 0 से नीचे आएगा। मुझे बताओ नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर, नीचे एक्सेलरेशन भी नीचे होता है, बट एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। तो इससे नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा? g - 2 का नीचे की तरफ 8 का आएगा। समझ में आया क्या? Yes. तो नीचे आने का टाइम क्या होता है? मान लो मैंने h हाइट से ड्रॉप किया तो नीचे आने का टाइम होता है √2h/g। √2h/g। यहाँ पर क्या लिखूंगा? क्योंकि पहले ये नहीं होता था तो g होता था, अब ये ऊपर 2 अपोजिट लग रहा है तो क्या आएगा? -2 G - 2. ये टाइम ऑफ डिसेंट है, नीचे आने का टाइम। समझ में आया? यस सर Yes, sir. Yes, sir. अब h की वैल्यू पुट कर दो इसमें, इसलिए निकाली थी मैंने h की वैल्यू। u स्क्वायर बाई 24, g - 2 मतलब 8, तो 2 से 4 टाइम्स, तो ये आया u बाई रूट 96। t2 आया, हमें t1 बाई t2 निकालना है। t1 है u बाई 12 और t2 है u बाई रूट 96। u से u कैंसिल, रूट 96 ऊपर चला जाएगा। क्या मैं 12 को अंदर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 144। Yes, sir. तो ये Yes, 48 से 2 टाइम्स, ये 48 से 3 टाइम्स, तो √2/3 आएगा। Time. समझ में आया? Yes, sir. यस सर Yes, sir. लिख लो। सर C1 में भी डाउट है। हाँ, sir. बताता हूँ। सर इसकी हाइट कैसे है, एक बार फिर से समझाओगे क्या? हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u u square की by स्पीड से 2g। ऊपर फेंका तो कितनी हाइट तक जाता है? u स्क्वायर बाई 2g। ओनली नीचे g लगता है, बट इस बार g + 2 लग रहा है, तो क्या आ जाएगा? 2 into g + 2। एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन -2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? g की जगह 10 की जगह 12 आ सर जाएगा। सर एक डाउट था सर, आपने जो डिसेंट का टाइम निकाला उसमें हम लोग नॉर्मल वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्या? कौन सा? जिसमें हम लोग ने t1 फाइंड किया वैसे वाला फॉर्मूला। t = u/g होता है, आते वक्त भी u/g थोड़ा ना होगा। U तो 0 हो जाएगा आते वो। समझ में आया? यहाँ तो 0 हो गया ना u। वो तो हम हाँ, जब सर। x g सेम रहता है तब बोल देते हैं ऊपर जाने का टाइम भी u/g, नीचे जाने का टाइम भी इसलिए u/g, बट वो फॉर्मूला नहीं है। समझ अच्छा में सर। आया? फॉर्मूला तो हाँ। नीचे जाने का यही होता है, बताया तो था नीचे जाने का फॉर्मूला √2h/g। नॉर्मल में भी यही फॉर्मूला है, हाँ तो सर यही बता। तो फॉर्मूला यूज किया मैंने।
ओके सर। हटा दो। सर सर हाँ। टू टाइम फिर से समझाओ ना प्लीज। कौन सा? T2 टाइम। T2 का फॉर्मूला ये होगा √2h/g। g की जगह में g-2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 10 से नीचे थोड़ा ना, 2 से ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है ऊपर की तरफ। इस बार दोनों अलग अलग लग रहे हैं, तो g नीचे 10 ऊपर 2, तो नेट कितना आएगा? नीचे 8 आएगा। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे ना। समझ में आया? सर इसकी हाइट निकालने के टाइम g+2 आया लेकिन टाइम g-2 जैसे। हाँ, तो बताया तो था जब ऊपर जा रहा है, जब मोशन ऊपर है तो g भी नीचे और 2 भी नीचे, एयर रेजिस्टेंस भी नीचे। बट नीचे जा रहा है जब, तब g तो हमेशा नीचे रहता है बट एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, इसलिए। ठीक है? हाँ सर हाँ। फिर भी अगर कम समझ में आया तो एक बार और वीडियो में देख लेना, दोबारा में समझ में आ जाएगा। इसके बाद C1, which of the following graphs are wrong for a particle performing rectilinear motion? कौन सा ग्राफ रॉन्ग है हमें बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन देखो इसका, ये ग्राफ है सर, पहले ऐसे फिर यहां से ये। अब देखो देखो एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ। देखो जैसे से एक्स बढ़ रहा है शुरू में, जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ रही है फिर कम हो रही है। इस ग्राफ को रीड करो, जैसे से एक्स बढ़ रहा है ए की वैल्यू बढ़ रही है फिर कम हो रही है, मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव है। फिर पार्टिकल जब वापस पीछे आ रहा है तो ए की वैल्यू नेगेटिव हो गई और फिर जीरो होगी। समझ में आया? जब आगे जा रहा था ए की वैल्यू बढ़ रही थी फिर जीरो हो रही थी, वापस बढ़ के जीरो हो गई। अब देखो जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, देखो जब पार्टिकल आगे जा रहा है, यहां से यहां तक पार्टिकल आगे गया, तब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जब तक x इंक्रीज कर रहा है तब तक एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। यहां जाके जीरो हुआ, और जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तब तक पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है। तब तक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो यहां पर तो पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी पॉजिटिव में, होगी कि नहीं होगी? अगर पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम है तो पीछे कैसे जा सकता है? अगर ये ग्राफ ऐसा होता, अब आगे जाएगा ना, पार्टिकल पीछे तब जाता है जब वेलोसिटी जीरो होता है। यहां पे वेलोसिटी जीरो हुई नहीं, यहां तो मैक्सिमम है, तो पार्टिकल तो आगे जाएगा। ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए तो सही होगा। समझ में आया? इनने पीछे कैसे कर दिया? स्पीड तो जीरो ही नहीं है यहाँ पे। अरे एक्सेलरेशन तो है पॉजिटिव में, तो स्पीड जीरो कैसे हो सकती है? एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को बढ़ाता है, तो यहाँ जीरो कैसे हो जाएगी? जीरो होने के बाद ही तो नेगेटिव होगी, तभी तो पीछे जाएगा। बट यहाँ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में, तो वो तो आगे गया, तो ये वाला ग्राफ सही है, ये गलत है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ऑप्शन 2 देखो,
ऑप्शन 2 वेलोसिटी वर्सेस x। ये ऐसा ग्राफ, ठीक है। अब देखो जैसे से x बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई है ना, मतलब यहाँ पे पार्टिकल रुक गया, यहाँ पे पार्टिकल रुक गया। अब देखो x और बढ़ रहा है बट वेलोसिटी नेगेटिव है, x और बढ़ रहा है बट वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो x बढ़ कैसे सकता है? वही बढ़ सकता है क्या? नो तो सर। ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए, नो सर। ये गलत है। अरे यहाँ तक, यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद देखो वेलोसिटी नेगेटिव होगी नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब पीछे जा रहा है, तो x की वैल्यू कम होनी चाहिए फिर तो। समझ में आया? Yes, यस sir. सर। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ऑप्शन 3 क्या है? A वर्सेस V। देखो ऑप्शन 4 तो मैंने 1 में बता दिया था, ऑप्शन 4 तो सही है, ऑप्शन 4 सही है ना, 1 का मैंने सही वाला ग्राफ बनाया था, वो ऑप्शन 4 में है, ठीक है। ऑप्शन 3 और देख लेते हैं। देखो अभी पार्टिकल की स्पीड भी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, सही बात है, हो सकता है ऐसा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी का बढ़ना दोनों चीज पॉसिबल है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि Yes, कौन सा sir. ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो शुरू में वेलोसिटी भी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी पक्का। इसके बाद देख, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, ये इस एक्सिस में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया बट फिर भी वेलोसिटी बढ़ रही है, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। नहीं हो सकता, नो सर। कभी उधर ही जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, यस सर। ठीक है। सो ये गलत है, ऑप्शन 4 सही है। सर आप एक बार वापस से ऑप्शन 1 समझाओ ना सर, मुझे बाकी सब समझ आ गया, 1 में थोड़ा सा ओके, डाउट है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 देखो यहां से यहां तक देखो, x बढ़ रहा है, a पॉजिटिव है, यहां तक a की वैल्यू पॉजिटिव है, जब तक a पॉजिटिव होता है तब तक वेलोसिटी बढ़ती जाती है ना। यस सर। जैसे 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, ऐसे बढ़ती जाती है, 10 मीटर पर सेकंड। जब a 0 हुआ उसके बाद बढ़ना रुक जाएगी, तो यहाँ पे बढ़ना रुक गई। मान लो यहाँ पर स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्पीड क्या है क्योंकि a 0 हो गया। अब उसके बाद ऐसा ग्राफ, मतलब a नेगेटिव, तो a नेगेटिव तो मतलब 10 से क्या होगी, 8 हो जाएगी, मान लो, क्या -8 हो जाएगी क्या डायरेक्ट? नो सर। तो अभी भी पॉजिटिव में है ना, 8 से 6 होगी, 6 से 5 होगी मान लो, तो अभी भी वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पार्टिकल राइट में जा रहा होगा या लेफ्ट में? राइट में। तो ये ग्राफ हो ही नहीं सकता, ये गलत है, ऐसे ऐसे होगा। ओके, समझ में आया? समझ गया सर। यस सर। लास्ट टाइम मुझे समझ नहीं आया था कि वो पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे, मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिक्स कर रहा था माइंड में, अभी समझ गया। हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम है, अब समझ में आ गया? यस सर। वेलोसिटी मैक्सिमम है। जब तक हम एक्सेलेरेटर दबाते हैं तब तक वेलोसिटी बढ़ती है। अब आप तेज दबाओ या धीरे दबाओ, शुरू में मैं एक्सेलेरेटर तेज दबा रहा हूँ, ऐसे समझो मैं बाइक का एक्सेलेरेटर ज्यादा दबा रहा हूँ, तो शुरू में तो स्पीड तो बढ़ रही है ना, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, फिर कम दबा रहा हूँ, मतलब एक्सेलरेशन कम हो गया बट दबा तो रहा हूँ ना एक्सेलेरेटर, तो वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ रही है। यहाँ मैंने एक्सेलेरेटर दबाना छोड़ा है, समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी तो मैक्सिमम हुई ना जहां मैंने एक्सेलेरेटर दबाना छोड़ा,
वहां तक तो वेलोसिटी बढ़ी नहीं थी, यस सर, समझ में आया? यस सर। चलो नेक्स्ट होमवर्क में क्या डाउट है? नेक्स्ट होमवर्क A13 एक सेकंड में ओपन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13। So question number first भी शुरू से बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 1। इसके बाद A13 जो सबसे लास्ट 4। इसके बाद 8 8। यार ये मैं जो क्लास में कराता हूँ ये फिर भी पूछ लेते हैं यार क्लास वाले क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या 9 और 9 और 11 11 सर 13 13 12 2 2 हाँ 2 12 2 भी है 12 भी है और सर 12 हाँ 12 लिख दिया 7 7 और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, a body loses half of its velocity। इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, पूरा करके नहीं बताऊंगा, बस इक्वेशन बता दूंगा कि ये यूज कर लो। a body loses half of its velocity on penetrating 3 cm in a wooden block। एक वुडन का ब्लॉक, ठीक है, एक बॉडी मान लो बुलेट है, जब ये इस पे टकराई तब इसकी स्पीड थी v, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद इसकी स्पीड हो गई हाफ, मतलब हो गई v/2। कितनी हो गई v/2? देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट? तो कितना और आगे जाएगी कि ये रुक जाए, ठीक है। सो मान लो यहां से x और आगे गई और यहां रुक गई, तो यहां पर v क्या हो गया 0। तो दो बार थर्ड इक्वेशन लगा लो, आंसर आ जाएगा। एक बार यहां से यहां लगाओ a से b तक और एक बार b से c तक। a से b तक लगाओगे तो क्या होगा, v² माइनस v² 4 इज इक्वल टू 2a इंटू 3, ठीक है। फिर b से c तक लगाओगे तो क्या होगा, v², अब ये भी हो जाएगा, तो v² 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 2a इंटू x। यहां से a की वैल्यू निकालो, यहां पुट करो, x आ जाएगा। समझ में आया? सर एक बार वापस बता सकते हो क्या? वापस क्या बताना है सर? यहां से यहां तक v/2 हो गई, यहां से v/2 से यहां 0 हो गई, तो यहां से यहां तक एक बार इक्वेशन लगाई v, अच्छा यहां पे उल्टा लिख दिया मैंने, v को दोनों तरफ उल्टा लिख दिया। हाँ फाइनली सर वही समझ रहा इक्वेशन हूँ का v² माइनस q² इज इक्वल टू 2s, तो v² 4 माइनस v² इज इक्वल टू 2as। a से 3 सेंटीमीटर, ये तो a से b तक लगा, फिर b से c तक 0 का स्क्वायर माइनस v² 4 इज इक्वल टू 2x। समझ में आया? हाँ सर। तो यहां से a की वैल्यू निकालो, यहां पुट करो, x आ जाएगा, ठीक है। लिखो जल्दी। सर 1 सेंटीमीटर आया।
1 के बाद 2 भी है. From a building, 2 balls A and B are thrown such that A is thrown upwards and B downwards vertically with same speed. एक बिल्डिंग से एक बॉल को तो ऊपर फेंका सेम स्पीड से और दूसरे बॉल को नीचे फेंका सेम स्पीड से. ठीक है. सो हमें बताना है if B and BB are their respective velocities on reaching the ground. मान लो ये नीचे पहुंचा BA से और ये BA नीचे पहुंचा BB से, तो हमें इनके बीच का क्या इक्वल है या नहीं है ये बताना है. अब देखो इक्वल ही होगा ना. इक्वल देखो है मैंने सर. इसको V से ऊपर फेंका इक्वल तो होगा। ये ऊपर जाके यहाँ आएगा तो यहाँ तक तो इसकी स्पीड वापस V हो जाएगी. यस सर. और अब ये वही बात होगी नीचे फेंको या ऊपर V से फेंको फिर यहाँ आके तो वापस नीचे V हो जाएगा. तो V और V से फेंका तो दोनों सेम स्पीड से टकराएंगे ना. यस समझ में आया? यस सर। तो दोनों की स्पीड हाँ इक्वल सर समझा। सर. अगर हाँ. यही कंडीशन में अगर यही केस में अगर एयर रेजिस्टेंस लग रहा होता तो भी होता क्या? नहीं फिर नहीं होता. फिर पूरा सिनेरियो चेंज होगा. ठीक है. क्योंकि उस केस में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल नहीं है, तो जिस स्पीड से हम फेंकते हैं उसी स्पीड से वो हमारे हाथ में आएगी, वो भी इक्वल नहीं होगा. ठीक है. ओके. टू के बाद 4. ये क्लास में करवाया मैंने. x = अल्फा t स्क्वायर, ये 2-3 बार पूछ लिया तुमने, पहले भी पूछा था. एंड y = बीटा t स्क्वायर. इसको 2 बार डिफरेंट क्या पूछा है इसमें? द स्पीड. तो एक बार ही डिफरेंशिएट करो, स्पीड आ जाएगा. ठीक है. 4 के बाद 5. क्लास के नोट्स कभी देखते नहीं हो, मतलब जिसने भी डाउट पूछा. A car moving with a speed सर of 50 फोर्थ km. वाला आपने सेम क्वेश्चन कराया था ना, सिर्फ ए डाल के हाँ. अल्फा और बीटा की जगह. हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं. क्लास क्वेश्चन नंबर 4 क्लास का क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. A car moving with a speed of 50 km/h can be stopped by brake after at least 6 meters. एक कार जो है, ये सब इक्वेशंस ऑफ मोशन की क्वेश्चन है. 50 km/h की स्पीड से चल रही है. ठीक है. इसमें हमने ब्रेक लगाया तो 6 सेकंड में रुक सकती है. 6 सेकंड बाद ये रेस्ट पर आ जाएगी. समझ में आया? तो आगे क्या पूछा है? If the same car is moving at a speed of 100 km/h, अगर यही कार अगर हम 100 से चलाते हैं, सेकंड से 6 मीटर है वो, एटलीस्ट 6 मीटर दिया है ना. हाँ 6 मीटर है. 6 मीटर चलने के बाद ये रुक जाती है. टाइम भी 6 मीटर है. डिस्टेंस, अगर ये स्पीड अगर इसकी 100 km/h होती और अगर मैं उतना ही ब्रेक लगाता, मतलब उतना ही रिटार्डेशन आता, तो ये कितना चलने के बाद रुकती? ये तो समझ में आ गया, ज्यादा चलेगी इस बार. ये बताना. अब देखो ऐसे क्वेश्चन का मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. वैसे तो 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे आंसर आ जाएगा. इसमें यहाँ से यहाँ तक लगाओ, a की वैल्यू निकलेगी और फिर वही a की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लगा दो, उसमें a पुट कर दो, s निकल जाएगा. यस सर. समझ में आया? बट ऐसे करने में टाइम लगेगा. मैं डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v² - u² = 2as. जब भी हम ब्रेक लगाते हैं फाइनल स्पीड 0 हो जाती है, तो ये तो 0 हो गया. तो क्या बना? 2as is equal to -u². तो s is equal to क्या आया? -1/2a into u². क्या आया? -1/2 into u². ये 2a इधर आ गया ना. तो अब देखो ये वो डिस्टेंस है जितने डिस्टेंस चलने के बाद कार रुक जाती है. समझ में आया? क्योंकि फाइनल स्पीड ओके 0 ओके. कर तो दिया वहां पे 6 पुट कर देंगे. हाँ. अब देखो, अब इधर देखो.
तो s किस पे डिपेंड कर रहा है? u पे, इनिशियल स्पीड पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। और एक ही कार है तो उसका ब्रेक तो सेम होता है, तो एक्सेलरेशन तो सेम है, तो एक्सेलरेशन Yes, तो sir. कांस्टेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, यस सर। ऐसे लिख सकता हूं ना। तो पहले जब Yes, sir. स्पीड थी तो 6 मीटर में रुकी, तो हम्म। स्पीड अगर डबल कर दो तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ओके। u स्क्वायर है ना, ये डायरेक्टली u को डबल Yes, कर sir, दो yes, तो sir. s 4 टाइम्स हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी समझ में आता है ना? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली यस प्रोपोर्शनल। सर, हाँ, समझ गया। तो u को डबल कर दो तो s 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया? तो Yes, कितने sir. डिस्टेंस चलने के बाद रुकेगी? 24 मीटर। 24 मीटर। 24 मीटर। तो ये ट्रिक याद रख लो, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 7th। An automobile traveling with a speed of 60 km/h। देखो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट बताना है, सेम क्वेश्चन। 60 से चल रहा है, कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। 60 की स्पीड से चलता है तो 20 मीटर में रुक जाता है। अगर 120 से चले तो कितनी देर में कितने डिस्टेंस में रुकेगा? बताओ डायरेक्ट आंसर। 80 मीटर। स्पीड डबल हो गई तो डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 20 का 4 4 टाइम्स times. 80। समझ में आ गया? यस सर। हां, यस सर। यस सर। 8th भी मैंने क्लास में करवाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्लास के क्वेश्चन भी तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि ये क्लास का है या नहीं है। जिसने भी डाउट पूछा है करवाया ना मैंने जरूर क्वेश्चन। अरे बोलो तो सही, करवाया कि नहीं करवाया? यस सर, करवाया। हां, तो फिर करवाया सर। 8 के बाद 9th क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। A car is starting from rest, accelerate at the rate of f through a distance s। एक कार है जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चलती है, मतलब t इक्वल टू 0 पर u 0 था, रेस्ट पे थी, और इसमें एक्सीलरेशन है f। ये f कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है? एक्सीलरेशन कितना है? f मतलब 2 3 4 5। समझ में आया? और ये कितने डिस्टेंस तक चलती है इस एक्सीलरेशन से? s डिस्टेंस तक, ठीक है? देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t। इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चलती है, मान लो v की स्पीड है t टाइम तक, तो t टाइम में कितनी चलेगी? vt, है ना? यस सर। यस सर। इसके बाद and then deaccelerate at the rate of f by 2 to come to rest। इसके बाद ये इसमें deacceleration मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। कितना हो जाता है? माइनस f by 2। तो उससे ये कार रुक जाती है। फाइनली क्या हो जाएगा? v 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? तो क्या पूछा है? इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 15 है, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस जो है वो 15s है, दिख रहा है ना? देन तो हमें s बताना है, s की वैल्यू बतानी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को वैसे तो मैंने तुम्हें पूरा बना के बता दिया, बट ग्राफ से करोगे तो ज्यादा अच्छे से इजी समझ में आएगा, मतलब जल्दी से हो जाएगा। ग्राफ से करते हैं। vt ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन गिवन हो कांस्टेंट हो तो vt ग्राफ बनाओ। शुरू में देखो u से शुरू हो रही है स्पीड, यहां से ग्राफ शुरू होगा t इक्वल टू 0 पर। स्टार्टिंग में इसका एक्सेलरेशन है f, तो f के एक्सेलरेशन, इसका स्लोप आया है f,
ये इसका स्लोप है, एक्सेलरेशन है f। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है f से, हमें नहीं पता कितने टाइम तक चलती है, मान लो t1 टाइम तक चली, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से चलती है t टाइम तक, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से चलती है t टाइम तक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिटार्डेशन स्लोप नेगेटिव हो जाता है, तो f/2 मतलब स्लोप इसका हाफ हो जाएगा बट नेगेटिव, तो ये स्लोप ऐसा होता है। यस सर। समझ में आया क्या? f/2 का स्लोप है, ठीक है। अब मान लो यहां पर टाइम लगा t1, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ट्वाइस ऑफ t1 टाइम लगेगा रुकने में। यस सर। समझ में आया क्या, वरना निकाल के बताऊं? क्योंकि जितनी तेज स्पीड से उसने स्पीड बढ़ाई थी, उतनी तेज स्पीड से वो स्पीड कम नहीं करता है, एक्सेलरेशन आगे से f/2 कर रहा है। टाइम डबल लगेगा। यस सर। समझ में आया? अब देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है s, तो इसका ये वाला एरिया कितना है, यहां से यहां तक का, ये s, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, ये s इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इनटू t1 इनटू ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, t1 टाइम में इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, ft1, t1 टाइम में एक्सेलरेशन कितना है f, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, ft1। समझ में आया? यस सर। तो इसका एरिया s इक्वल टू क्या आएगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस वो s है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया बताता है डिस्टेंस, तो ये वाला एरिया s है, क्वेश्चन में गिवन है। तो s इज इक्वल टू क्या है, हाफ इनटू t1 इनटू ft1, तो क्या आ गया, हाफ, s इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ft1 स्क्वायर। समझ में आया क्या? बट t1 की वैल्यू मुझे अभी पता नहीं है, t1 तो मैंने माना है, t1 तो मैंने माना है। समझ में आया क्या? यस। हाँ, Yes. मुझे t, क्वेश्चन में t टाइम गिवन है, ये वाला यहां से यहां तक, उसके टर्म्स में आंसर बताना है, ठीक है। अब ये मान लो ये वाला एरिया s2, तो s2 कितना होगा, डिस्टेंस v into t, ये v कितना है, ये v into t ना, v कितना है, कितनी स्पीड से चल रहा है, ft1 से, तो लेंथ इनटू हाइट, ये कितना है, सॉरी ये हाइट हो गया ये, और ये कितना है t, तो s2 हो गया ft1। समझ में आया? यस सर। t into ft1, ओके। अब ये मान लो s3, ठीक है, तो s3 निकालो, s3 क्या होगा, हाफ इनटू 2t1, ये 2t1 इनटू ft1, 2 से 2 कैंसिल, तो s3 कितना आया, ft1 स्क्वायर, वो कितना आया था, हाफ ft1 स्क्वायर, तो s3 उसका डबल आया, यस। ज्यादा डिस्टेंस में रुकेगी क्योंकि रिटार्डेशन कम है, 2s की इक्वल आया। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना चला, s प्लस s2 प्लस 2s, s प्लस s2 प्लस 2s, ये टोटल डिस्टेंस, 3s और टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 15s, तो यहां से s2 की वैल्यू कितनी है, 12s, 12s। 3s इधर गया तो 15 में से 3s गया, 12s बचा, और s2 की वैल्यू यहां पर कितनी है, ft1। FTT1 और 12 into s की वैल्यू क्या है, हाफ f t1 स्क्वायर, सो f से f कैंसिल, ठीक है,
2 से 6 टाइम्स, एक T1 से एक T1 कैंसिल, तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितने आ गई? T1 ही निकालना था मुझे। T T1 by की वैल्यू 6. T/6 ये आ गई ना, तो अब S निकल जाएगा। S की वैल्यू पुट कर दो उधर। S इज इक्वल टू क्या है? हाफ F T1 स्क्वायर। T1 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? T स्क्वायर बाई 36, तो कितना हो जाएगा? 1/72 FT स्क्वायर। 4/72. तुझे ऐसा लग रहा होगा टफ क्वेश्चन है, बट कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करते जाओ। समझ में आया? Yes. यस सर। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। हुआ? नहीं सर, रुको 2 मिनट. हो गया? सर 1 मिनट। हटा दूं? डन सर। Done, sir. मेरी 8:30 बजे तक Done, क्लास sir. है। आज जिस दिन 2 बजे से 4 बजे तक क्लास होती है, उस दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, मतलब अपलोड नहीं कर पाता। ठीक है, सुबह वाली मैं कर देता हूँ, तो मैं कल ही अपलोड करूंगा ये रिकॉर्ड, क्योंकि 8:30 तक लेक्चर है, फिर टाइम नहीं मिलता। Done sir. ओके, कौन सा था ये वाला? 9th का 11। A parachutist after bailing out falls 50 meter without friction। इसका मतलब क्या है? जब उसने जंप लगाया एरोप्लेन से, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन मतलब वो फ्री फॉल कर रहा था, उसने पैराशूट ओपन नहीं किया था। समझ में आया? यस सर। कब पैराशूट उसने ओपन किया? 50 मीटर बाद। पैराशूट ओपन करने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो 50 मीटर तक उसने फ्री फॉल किया, मतलब वहां तक हमने एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सो मान लो इस हाइट से, मान लो यहां से
पैराशूट ने यहाँ से वो उसने जंप किया, तो जब भी वो जंप करेगा u इक्वल टू 0 था, तो 50 मीटर तो वो g के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा था। उसके बाद when parachute opens it deaccelerates। अब पैराशूट ओपन होते ही वो आपकी वेलोसिटी को कम करता है, स्पीड को कम करता है, समझ में आया क्या? स्पीड को स्लो करता है। तो यहाँ इसके बाद मान लो इसकी स्पीड यहाँ v हो गई, बट इसके बाद इसमें रिटार्डेशन आ गया -2, इसकी स्पीड -2 से कम होने लगती, समझ में आया? तो क्या उसके बाद क्या पूछ रहा है? He reaches the ground with a speed of 3 मीटर, और ये फाइनली स्पीड मान लो ये v डैश 3 मीटर पर सेकंड से टकराया, ये क्वेश्चन में गिवन है। फाइनली इतनी कम स्पीड क्यों हो गई? पैराशूट की वजह से। At what height approximately did he bail out? तो कितनी हाइट से उसने जंप लगाया? सो 50 मीटर तो ये वाली हाइट और निकाल लो h, तो फाइनल आंसर में h + 50 कर देना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी स्पीड निकालेंगे, ये वाली स्पीड, फिर यहाँ से यहाँ थर्ड इक्वेशन लगा देंगे तो h आ जाएगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? अब यहाँ ये स्पीड निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दो। इस पॉइंट को बोल दो a, इसको बोल दो b, इसको बोल देते हैं c, तो a से b तक थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो ये फाइनल स्पीड v स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड u स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 2 into 10 2gh। ऐसे भी डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तुम्हें, तो v इज इक्वल टू होता है √2gh। अगर 0 से ड्रॉप करो तो h हाइट नीचे जाने के बाद स्पीड कितनी हो जाती है? √2gh। तो कितनी हो जाएगी? 2 into g कितना है? 10 फ्री फॉल द into 50, तो कितना हो गया? 500 into 2 √1000। ठीक है, 10 हाँ ऐसे रहने दो इसको। अब यहाँ b से c तक, अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं b से c तक, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 नहीं है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन लगाओ, तो v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। इस बार -10 पुट नहीं करना है, इस बार -2 पुट करना है। क्वेश्चन में गिवन है पैराशूट होने के बाद वो फ्री फॉल नहीं करता है। ठीक है, सो v डैश स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस v स्क्वायर कितना है? √1000, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 1000 आएगा, इज इक्वल टू 2 into -2 into h। तो h आ जाएगा माइनस का सॉरी ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 991/4। ठीक है, सो ये समझ लो 250 248 समथिंग आएगा। ठीक है, प्लस 50 298, तो 298 के आसपास का ऑप्शन देखो। अगर 9.8 लेना है तो आसपास का ऑप्शन देखो, क्या आंसर आना चाहिए? 293 मीटर। 293 आएगा आंसर जी। 9.8 लोगे तो एग्जैक्ट आंसर। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर इसमें जो a रहेगा वो 8 रहेगा ना, क्योंकि उस पे ग्रेविटेशन भी लग रहा है। अरे तो पैराशूट ओपन होने के बाद भी अगर सोचो, पैराशूट ओपन होने के बाद भी अगर आपकी स्पीड 8 से बढ़ रही है तो फिर आप कितने से टकराओगे? 3 से टकराओगे। √1000 तो यही होगी। √1000 का √ कितना आएगा? 25 का 625 आता है, 30 का 900 आता है, ये नियरली 32 33 आएगा स्पीड, 33 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर आप 8 से और बढ़ा रहे हो। कितने से बढ़ा रहे हो? यहाँ पर स्पीड है 33, 8 से और बढ़ाओगे तो कितने से टकराएगा? फिर पैराशूट का क्या मतलब है? वो तो वैसे ही मर जाएगा। ओके सर, ये जो -2 दिया है ना, ये नेट है, इसने g को कैंसिल किया और -2 कर दिया नेट। अच्छा, अभी समझा सर। मतलब एयर रेजिस्टेंस -12 का लग रहा है,
पैराशूट ओपन करते हैं, कितने का लग रहा है? -12 का। तो जी के 10 को कैंसिल करेगा, फिर नेट कितना आएगा? -2। तभी तो 33 से 3 हो गई स्पीड, कम हो गई, कम होते होते। ओके सर। 3 मीटर पर सेकंड से हम उतर सकते हैं, बट 50-60 से उतरेंगे तो फिर तो क्या उतरेंगे, फिर तो ऊपर ही जाएंगे डायरेक्ट। समझ में? यस सर। हटा दूं? हटा दूं? Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में नहीं सर, ये एक मिनट रुको, थोड़ा ब्लर आ रहा है। a-2 लेना था, a8 नहीं लेना था। हो गया सर। इलेवन के बाद 13, 12 भी है, 12 इसी क्वेश्चन में। A particle located at x equal to 0 and t equal to 0. एक पार्टिकल ओरिजिन पर है, x equal to 0 पर है, 0 पर, ठीक है? Starts moving along positive x-axis with a velocity v. इस तरफ जा रहा है v की वेलोसिटी, that varies as v कितना है? अल्फा रूट x, v चेंज हो रही है x के साथ। The displacement of the particle varies with time s. तो हमें टाइम के साथ इसका रिलेशन बताना है, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है? x का रिलेशन हमें टाइम के साथ बताना है, तो v को लिख दो dx by dt। v क्या होता है? dx by dt is equal to अल्फा रूट x, x रूट x को उधर लेके जाओ, तो dx by रूट x is equal to अल्फा dt। दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन t equal to 0 पर x equal to 0, t equal to t पर x equal to x। 1 by root x का इंटीग्रेशन क्या होता है? करवाया था हमने इक्वेशन, 2 root x होता है। क्या होता है? 2 root x, याद है? Yes, sir. नहीं याद है तो करके यस देखते सर। हैं। तो और लिमिट लगेगी 0 से x, तो यही आएगा, और अल्फा तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 4x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर बाय 4 t स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा? t की पावर 2 के ये प्रोपोर्शनल है x। समझ में आया? यस सर। आज का लेक्चर डिस्कशन में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तो इसमें है नहीं, A13 पूछा है। A13 पूछा है क्या तुमने? ये मेरे ख्याल से दोनों एक ही डाउट है, 13 और 8, ठीक है? हटा दूं? सर A10 में भी डाउट है।
8 9 में भी डाउट है और सर A7 सर A9 A7 A9 A7 for a projectile the ratio of maximum height reached to the square of time of flight is to the square of maximum height upon t square का रेशियो पूछा है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ये होता है ना Yes, sir. यस सर अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u sin थीटा बाय g टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है सब फॉर्मूले पता है ना हाँ सर 2ui by g ui क्या होता है u sin थीटा सो 2 का इसका स्क्वायर 4 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा से u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कैंसिल एक g से एक g कैंसिल ये g सबसे ऊपर जाएगा g की वैल्यू 10 पुट कर दो ये 4 यहां जाएगा तो 10 by 8 मतलब 5:4 आएगा आया समझ में Yes, sir. यस सर अब ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से कर लोगे खुद से फॉर्मूला ही तो पुट क्या है हटा दूं हाँ सर सर A8 भी है ये 8 if a projectile is thrown such that range is 4 times than the height attained then angle of ये भी कैलकुलेशन वाला है r equal to 4h फॉर्मूला पुट कर तो रेंज का क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा by g हमसे थीटा पूछा है h का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ये होता है ना अब ये sin 2 थीटा को लिख दो 2 sin थीटा cos थीटा ठीक है g से g कैंसिल 2 से 2 टाइम्स फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल तो cos थीटा इज इक्वल टू आया sin थीटा cos थीटा को इधर लेके आओ तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 तो थीटा कितना आया 45 डिग्री समझ में आया Yes, यस sir. सर हटा दूं डन सर A9 the range of projectile is 50 meter when theta is inclined with horizontal at 15 degree जब हमने डिग्री पर फेंका मान लो u की स्पीड से तो रेंज आया 50 कितना है 50 मीटर व्हाट इज द रेंज व्हेन थीटा बिकम्स 45 अगर मैं इसको 45 डिग्री पर फेंकूं तो अब ये नई रेंज क्या हो जाएगी r डैश मान लो कितनी हो जाएगी निकाल तो पहले पुरानी वाली रेंज निकालो फॉर्मूला लगाओ r इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g तो थीटा है 15 डिग्री तो sin 2 थीटा हो जाएगा sin 30 तो ये u स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा sin 2 थीटा की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो ये g की जगह 2g हो जाएगा sin 30 डिग्री हो जाएगा ना ये यहाँ पर हाँ सर और ये कितना गिवन है 50
तो u स्क्वायर की वैल्यू आई 50 इनटू ये 2g मतलब 20, मतलब 5 इनटू 2 10, u स्क्वायर की वैल्यू आई 1000। 10 रूट 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे लेना। अब u की स्पीड से 45 डिग्री पे फेंका तो रेंज क्या होगी? u स्क्वायर sin 2 थीटा मतलब 90 अपॉन g, sin 91 होता है यस सर। 45। तो अब नई रेंज क्या हो जाएगी? u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1000 इनटू sin 91 अपॉन g कितना होता है? 10। तो नई रेंज कितनी आ जाएगी? 100 मीटर। कितना और सिंपल 100 मीटर। आया क्या समझ में? हाँ सर Yes, समझा। sir. डन सर। Then 8 है। Question number 8 is it was calculated that a shell when fired from a gun with certain velocity and at an angle of elevation 5 pi by 36, 5 pi by 36 को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। पाई मतलब 180 अपॉन 36, 25 डिग्री। कितने डिग्री से थ्रो किया? सर आंसर रेडियन में ही चाहिए ना, पाई के उसमें चाहिए हाँ, तो आंसर। आंसर निकाल लेना ना फाइनली। ये तो हमें समझने के लिए मैंने बताया कि अगर 25 डिग्री से थ्रो किया तो इट शुड स्ट्राइक ए गिवन टारगेट, एक शेल को, शेल मतलब बुलेट, बड़ी वाली बुलेट। 25 डिग्री से थ्रो करेंगे तो यहाँ पर एक टारगेट इसको स्ट्राइक करेगा। दिस इज अवर टारगेट, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? In actual practice, it was found that a hill just prevented the trajectory. बीच में एक हिल, अभी हिल आ जाएगी तो ये यहाँ इसके आगे जाएगा ही नहीं, तो यहीं टकरा जाएगा, है ना। तो टारगेट को हिट नहीं करेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? Then at what angle of elevation should the gun be fired to hit the target? तो कितने एंगल पर फेंके हम? तो हमें पता है ना, दो एंगल होते हैं ऐसे, एक थीटा होता है तो एक दूसरा होता है 90 माइनस थीटा। दो एंगल होते हैं ना जिससे रेंज सेम आती है, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। तो ये 25 है तो ये कितना होना चाहिए? 65 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट कर 65 इनटू 65 रेडियन को कन्वर्ट कर लो 180 बाय पाई। तो ये पाई बाय 180 13 pi by 36 कितना आएगा? 13 36 13 पाई बाय 36। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। क्या आंसर है? डन सर। ये 13 वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उसके बाद करना तो ये होगा, ठीक है। A13 वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। उस वो पढ़ाने के बाद ही करना तो हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ओके। तो इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, हटा दूं? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. प्रोजेक्टाइल चल रहा था ना, उसमें मैंने बहुत सारे रेंज वगैरह, मैक्सिमम हाइट निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, किसी भी टाइम पे कोऑर्डिनेट निकालना, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालना, ये सब बताना, बेसिक चीजें सब बता दिया। बताया था कि नहीं बताया? हाँ सर। ट्यूशन से कर रहे थे, एक दो क्वेश्चन और कर रहे थे। नोट्स निकाल लो प्रोजेक्टाइल।
हमसे पूछा है, एक क्वेश्चन आया था, ये एग्जाम में आया था जेई के, एक 42 डिग्री पे फेंका है और एक 49 डिग्री पे फेंका है, ठीक है, सेम स्पीड से, दो प्रोजेक्टाइल फेंके, एक ही रेंज होगी r1, सेम स्पीड से फेंका है, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, तो फर्स्ट पार्टिकल की रेंज है r1 और सेकंड पार्टिकल की रेंज है r2। तो हमसे पूछा था, बताओ r1 r2 से बड़ा होगा, r1 r2 के इक्वल होगा, r2 r1 से बड़ा होगा, या डी ऑप्शन का डेटा इनसफिशिएंट। बताओ क्या आंसर आएगा। एक ही जगह से एक ही स्पीड पर एक फेंका है 42 डिग्री से, एक फेंका है 49 डिग्री से, बताओ कौन सी रेंज ज्यादा होगी। 42 ज्यादा होगी शायद। R1 will be greater than R2. यस गुड। फर्स्ट ऑप्शन ना। देखो 45 डिग्री के पास वाला एंगल जितना पास होगा उतनी रेंज ज्यादा। जैसे हम बचपन में कभी खेला होगा तुमने दूर ऐसा गेम कि कौन दूर फेंकता है, तो हमेशा तुम क्या ट्राई करते हो, हमेशा हम क्या ट्राई करते हैं। सर बहुत लैग हो रहा है आवाज। अब नहीं सर नहीं सर ठीक है, नहीं सर बराबर आ रहा है। हो रहा था, बीच बीच में लैग हो रहा है बार बार। अब वो किसी को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है, चलो फिर भी देखो। सो हम क्या ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम दूर फेंकना है, तो 45 डिग्री के एकदम पास हम ट्राई करते हैं कि 45 डिग्री से हम फेंके। मतलब 45 डिग्री से फेंकना तो मतलब बहुत मुश्किल है, हमें थोड़ा ना पता 45 यही 45 डिग्री, तो हम उसके आसपास कभी 42 से, कभी 43 से, कभी 46 से थ्रो करते हैं। ये तो हम ट्राई करते हैं। यस सर। समझ में आया? तो 45 डिग्री के पास वाला जो है कौन ज्यादा पास है, 42 या 49? 42। 42। तो 42 की रेंज ज्यादा है। समझ में आया? 49 के कम से, ये आंसर है। सर ये कौन से साल में क्वेश्चन आया था? अब ये साल बाद मुझे पता नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रह जाता है बट ईयर ये जेडबल का क्वेश्चन है। हाँ मेंस का। सर अगर 49 ना होता और 46 होता तब? तो 46 आंसर आता। 46 तो बहुत पास है 45 के। 42 और 48 पे टाई हो जाता है, R1 इक्वल टू R2 आता है, वो तो पता ही है तुम्हें। यस सर। ठीक है, 47 होता तो फिर आंसर 47 आता। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। चलो और क्वेश्चन करेंगे Yes, sir. नेक्स्ट। ठीक है, Bye sir, thank you sir. ओके बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय सर, थैंक यू। Bye. sir, thank you sir. बिल्कुल, Bye sir, thanks. बाय।